Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about women in leadership role. And this topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian society point of view. It is also important for PSI or option students, especially from feminism and patriarchy topic perspective. So देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये आर्टिकल कहना क्या चाहता है. तो आप सबको पता होगा, 2 दिनों पहले मैंने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 पब्लिश किया, जिसमें इंडिया का रैंक काफ़ी ख़राब था. आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ इंडिया वाज प्लेस्ड एट 135. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का मतलब भी मैंने उस दिन आपको बताया था कि ऑन एन एवरेज मेन और वीमेन की लाइफ स्टाइल में, अपॉर्चुनिटीज़ में कितना गैप है. तो जितना ज़्यादा गैप उतनी ख़राब रैंकिंग. तो इस पुअर रैंकिंग से ये पता चलता है कि हमारे देश में इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन काफ़ी हाई है. अगर देखा जाए तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में बेसिकली 4 पैरामीटर्स पे फोकस किया गया था. पहला था इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड एजुकेशनल अटेनमेंट, थर्ड हेल्थ एंड सर्वाइवल, फोर्थ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. 2 पैरामीटर्स आउट ऑफ दीज 4, 2 पैरामीटर्स में रैंक स्पेशली ख़राब थी और वो थी हेल्थ एंड सर्वाइवल. हेल्थ एंड सर्वाइवल में तो वी आर प्लेस्ड वर्स्ट, 146 आउट ऑफ 146. मीन्स अगर इंडिया के अंदर विमेन के हेल्थ स्टेटस की बात की जाए और विमेन और मेन के हेल्थ स्टेटस में डिफरेंस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंडिया की कंडीशंस अफ़गानिस्तान से भी ख़राब है. मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिपोर्ट ये कह रहा है कि इंडिया की विमेन की ओवरऑल हेल्थ कंडीशंस अफ़गानिस्तान विमेन से भी ख़राब है, लेकिन जो यहाँ पे मेल और फीमेल के हेल्थ कंडीशंस में डिफरेंस है, दैट इज़ वाइडर दैन द डिफरेंस प्रेजेंट इवन इन अफ़गानिस्तान. मीन्स गैप इज़ मोर. और वैसे ही ख़राब रैंकिंग हमारी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में. आउट ऑफ 146 कंट्रीज इंडिया इज़ रैंक्ड एट 143. तो ये आर्टिकल जो है ये फोकस कर रहा है ऑन दिस इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी. अभी तो रैंक हमारी काफ़ी ख़राब है, यानी कि विमेन के लिए जितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जितना विमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कर रही हैं, वो काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू मेन. लेकिन इस पूरे रिपोर्ट में एक पॉजिटिव बात भी निकल के आई है, वो ये है कि इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में एक अलग से डाटा पब्लिश किया गया है. दिस डाटा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम न्यू लिंक्डइन डाटा. तो ये जो लिंक्डइन डाटा है ये कहता है कि इंडिया के अंदर वैसे तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी कम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में विमेन का रिप्रेजेंटेशन स्पेशली एज ए फाउंडर ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन या स्टार्टअप में इट हैज़ बिन मोर दैन दैट ऑफ मेन. तो ये डाटा इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से लिया गया है, जिसको नाम दिया गया न्यू लिंक्डइन डाटा. तो इस डाटा को आप कोट कर सकते हैं एग्जाम में, जिसमें आप बता सकते हैं कि द शेयर ऑफ फीमेल फाउंडर्स हैव ग्रोन बाय 2.68 टाइम्स between this 2016 to 2021, while male founders have grown only 1.79 times. मतलब सरल भाषा में कहें तो 2016 में जितने कंपनियों के फाउंडर्स थे विमेन, आज उससे 2.68 टाइम्स ज़्यादा विमेन नई नई कंपनियों के फाउंडर्स हैं. जबकि मेन के लिए ये जो इंक्रीज इन नंबर है इट इज़ ओनली 1.79 टाइम्स. तो मैं ये नहीं कह रहा कि एब्सोल्यूट टर्म्स में वीमेन और वीमेन स्टार्टअप्स आर मोर इन नंबर. हाँ, लेकिन जिस रेट से वीमेन स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, द रेट इज़ हाइयर दैन द स्टार्टअप्स स्टार्टेड बाई मेन. तो ये एक अच्छी बात निकल के आ रही है कि विमेन जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को सीज कर रही हैं. वो बात अलग है कि अभी भी उनकी रैंकिंग या इंडिया की रैंकिंग काफ़ी ख़राब है, अभी भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है. तो डिफरेंस ज़्यादा होने के पीछे मुख्य कारण ये है कि जिन एरियाज़ में पैट्रियार्की ज़्यादा है, अभी समझिए आप इस बात को कि विमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रही हैं, फिर भी इंडिया की रैंक अभी ख़राब है. वो इसलिए क्योंकि विमेन आर फेसिंग ग्लास सीलिंग इफेक्ट. अभी भी विमेन जो है वो मैक्सिमम जो लीडरशिप रोल है या हाई डिसीजन मेकिंग रोल्स है उसको अचीव नहीं कर पा रही हैं. दे आर ट्राइंग
the number of founders have increased, the number of startups have increased, yet women are not able to grab topmost position in any organization in most of the cases because they are facing glass ceiling phenomena. क्या है ग्लास सीलिंग फिनोमेना वो समझिए. देखिए ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ऑफ कोर्स सिंबॉलिक वन. ये सारी काम या सारी क्वालिटीज़ के बावजूद या सारे कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी मेन को एडवांटेज मिल जाता है एज कंपेयर टू वीमेन. वीमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड एंड दिस इज़ नोन एज ग्लास सीलिंग इफेक्ट. मतलब ग्लास सीलिंग दिखता नहीं है कि उनके ऊपर कोई लिमिटेशन लगाया जा रहा है, क्योंकि ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है, येट दे फेस अ लॉट ऑफ लिमिटेशन इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो ग्लास सीलिंग रेफर्स टू द फैक्ट that a qualified person, in this particular case we are talking about women, a qualified person wishing to advance within the hierarchy of his or her organization is stopped at a lower level due to discrimination, mainly because of their gender or race. इसको हम लोग कहते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट. कोई देख करके फॉर्मल लिमिटेशन नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है आपको रोकने के लिए. आपको देख करके बोला जाए कि सब कुछ तो आपके लिए है, आप चाहें तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, ऐसे तरीके जो दिखते भी नहीं हैं. इसी को कहा जाता है ग्लास सीलिंग इफेक्ट. वीमेन आर नॉट अलाउड टू मूव अप इनटू द टॉप लीडरशिप रोल एंड दे फेस ग्लास सीलिंग इफेक्ट. और अगर उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिली तो दे कैन अचीव इक्वल टू और इवन मोर देन मेन, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा है, न्यू लिंक्डइन डाटा रिपोर्ट में कहा है. लेकिन दिक्कत क्या है कि विमेन जो हैं वो सिर्फ उस एरियाज़ में लीडरशिप रोल ले पा रही हैं, वैसे वैसे क्षेत्रों में इंडिया के लीडरशिप रोल में वो जा पा रही हैं, टॉप नॉच एक्टिविटीज़ में जा पा रही हैं, डिसीजन मेकिंग में जा पा रही हैं, जहाँ पे पैट्रियार्की लो है. सो पैट्रियार्की इज़ अ बिगर प्रॉब्लम फेस्ड बाय वीमेन इन आवर कंट्री. पैट्रियार्की को कैसे डिफाइन करें? पैट्रियार्की का सरल सा मतलब ये है कि सोशल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिफाइंड हैं कि इट इनहेरेंटली गिव्स एडवांटेज टू मैन. बस स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि विमेन अगर ऑफिस में काम भी कर रही है तो भी घर का काम तो उसको ही देखना है, अंत में आकर के, शाम को आकर के घर के लिए खाना तो उसी को बनाना है. तो दिस इज़ पैट्रियार्की. मतलब सोशल स्ट्रक्चर इज़ लाइक दिस. उसको अगर कोई बड़े बुजुर्ग आए तो घूंघट में रहना है, मतलब उसको घर के अंदर रहना है. तो ये सब छोटे छोटे जो लिमिटेशंस विमेन के ऊपर लगाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं पैट्रियार्की, बिकॉज इट लिमिट्स options available to her and in long run it also limits the economic opportunities available to her and it curtails her potential to grow in life. तो अभी इसमें आप देखेंगे, मैं अभी तक आपको मैंने क्या बताया. इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में हमारी रैंकिंग ख़राब है, खासकर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में. फिर भी विमेन अच्छा कर रही हैं हाल फिलहाल में, लेकिन अभी भी वो ग्लास सीलिंग इफेक्ट फेस कर रही हैं, स्पेशली इन दोज एरियाज वेयर पैट्रियार्की इज़ हाई. अब ये बात बस हम लोग लिखते हैं कि पैट्रियार्की इज़ अ प्रॉब्लम एंड ऑल, लेकिन अगर इसको हम किसी डाटा के साथ सब्सटेंशिएट कर पाएँ देन यू विल फेच बेटर मार्क्स. हमारे आंसर्स तभी अच्छे होते हैं जब हम कोई डाटा, कोई रिपोर्ट कोट कर पाएँ. तो अब हमें ये प्रूव करना होगा कि हाउ पैट्रियार्की डायरेक्टली लिमिट्स द पोटेंशियल ऑफ विमेन. तो इसके लिए हम देखते हैं इंडिया की पैट्रियार्की इंडेक्स. अभी जो पैट्रियार्की इंडेक्स है, इट हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी. इट इज़ ए रिसर्च पेपर पब्लिश्ड बाय अभिषेक सिंह एंड एटेल. एटेल कहने का तरीका होता है अभिषेक सिंह एंड ग्रुप. बहुत सारे लोग का नाम एक साथ लिखने के बजाय ऐसे लिखा जाता है, जो मेन कंट्रीब्यूटर होता है रिसर्च पेपर का उसका नाम लिख करके एटेल लिख देते हैं. तो रिसर्च पेपर हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय अभिषेक सिंह एंड एटेल, ऐसे आप लिखेंगे. और ये जो रिसर्च पेपर है जिसका नाम है इंडिया पैट्रियार्की इंडेक्स, इट इज़ बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. तो सरकार का डाटा है, उसके बेसिस पे इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है इंडिया पैट्रियार्की इंडेक्स. उस इंडिया पैट्रियार्की इंडेक्स में द की फाइंडिंग्स आर कि साउथ इंडियन स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु में, केरला में पैट्रियार्की इज़ लो. उसके अलावा मिजोरम, मेघालय, सिक्किम जैसे स्टेट्स में पैट्रियार्की इज़ लो. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और साउथ इंडियन स्टेट्स में पैट्रियार्की इज़ लो. अब देख सकते हैं इस इंडियन पैट्रियार्की इंडेक्स के रिपोर्ट में इस रिप्रेजेंटेशन से. जबकि वही अगर बात की जाए राजस्थान की या हरियाणा की या पंजाब की, तो दीज आर द एरियाज वेयर पैट्रियार्की इज़ हाईएस्ट. आप देख सकते हैं दीज आर द डीप रेड कलर में रिप्रेजेंट किया हुआ है. अब आपको एक बात ध्यान से देखनी होगी कि आप एक कोरिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे पैट्रियार्की ज़्यादा है वहाँ पे विमेन का रिप्रेजेंटेशन इन हायर लीडरशिप रोल या फिर रिप्रेजेंटेशन इन
पॉलिटिक्स एज ए लेजिस्लेटर इज़ क्वाइट लो, और जहाँ पे पैट्रियार्की कम है वहाँ पे विमेन रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप रोल या रोल एज लेजिस्लेटर ज़्यादा है. तो दैट मीन्स इट डायरेक्टली प्रूव्स कि पैट्रियार्की लिमिट्स opportunities for women, it limits the potential of women to get into leadership role or become a legislator or a political managers. तो अब देखिए, जैसे आप देखो मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय एंड आंध्र प्रदेश, these are the top 5 states having highest ratio of female to male workers वर्किंग एज लेजिस्लेटर, सीनियर ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स. यानी कि टॉप मोस्ट पोजीशन में मिजोरम में देखिए तो 70% है रेशियो. यानी कि इन टॉप मोस्ट पोजीशन में 100 अगर मेल हैं तो 70 विमेन भी हैं इन दिस लेजिस्लेटर, सीनियर ऑफिसर एंड मैनेजर पोस्ट. उसके बाद सिक्किम, तो आप देखो मिजोरम, सिक्किम, ये सब ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पैट्रियार्की लोवेस्ट है. मणिपुर, मेघालय, इनफैक्ट ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर रिलेटिवली बेटर दैन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स. आसाम में थोड़ी बहुत पैट्रियार्की का प्रॉब्लम है, अदरवाइज मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, दे आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम दिस आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. एंड दैट इज़ वाई सिंस पैट्रियार्की इज लो, contribution or representation of women in higher decision making role as managers or legislators or senior officers is high. जबकि states like Punjab, Bihar, they are worst performing, and the reason is quite obvious, the patriarchy in this region is हाई. तो इस तरीके से देखिए विमेन पे कोई ना कोई सवाल या ऐसे आना तय है. हर साल एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो या यूपीएससी हो, कुछ ना कुछ आता ही रहता है ऐसे में या इंडियन सोसाइटी पेपर में. आप वहाँ पे अगर सिर्फ लिखते हैं कि विमेन की कंडीशंस बहुत ख़राब है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, बिना कुछ डाटा कोट किए हुए, बिना कुछ किसी पेपर को बताए हुए, बिना कोई भारत सरकार के किसी रिपोर्ट को कोट किए, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे. सो आपको इन सब तरह के डाटाज हैंडी रखने हैं और सही तरीके से उनको रिप्रेजेंट करना है. पैट्रियार्की पे कभी भी बात करें तो आप इस इंडियन पैट्रियार्की इंडेक्स को ज़रूर कोट करें और इससे रिलेट करके दिखाएं कि कैसे विमेन की वो पोटेंशियल को लिमिट करता है इन टॉप डिसीजन मेकिंग रोल्स. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम विच हैज़ बीन एक्सटेंडेड. So this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from the vulnerable section segment. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में देखते हैं. दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2015. इसका मेन गोल था सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन को रोकना, या दूसरे शब्दों में कहें तो फीमेल फीटिसाइड को रोकना. सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन मेनली क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल, और वो फीमेल होता तो उसको फिर अबॉर्ट कर दिया जाता है. तो इसको रोकना क्यों ये स्कीम लाया गया, क्योंकि 2011 का जो सेंसस था उसमें हमें पता चला कि चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लाइंड टू 918 गर्ल्स पर 1000 बॉय. अब चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है समझिए. देखिए, एक तो होता है सेक्स रेशियो कि हमारे देश में ओवरऑल मेल की 1000 मेल के जनसंख्या में कितनी फीमेल हैं, वो होता है ओवरऑल सेक्स रेशियो. और एक होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो. चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब 0 से लेकर के 6 साल की उम्र के बच्चों में हर 1000 मेल चाइल्ड पे कितनी गर्ल चाइल्ड हैं. और आप देखो तो चाइल्ड सेक्स रेशियो लगातार घट रहा था. 1991 में इट वाज 945, फिर 2001 सेंसस में इट वाज 927, फिर 2011 सेंसस में इट बिकेम 918. तो चाइल्ड सेक्स रेशियो लगातार गिरने का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं फीमेल फिटिसाइड या सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन बढ़ रहा था. अभी ओवरऑल सेक्स रेशियो वाज हाइयर दैन दिस चाइल्ड सेक्स रेशियो. इसका मतलब ये है कि फीमेल फिटिसाइड के केसेस ज़्यादा हो रहे थे. तो ये सोच करके थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है. धीरे धीरे हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है, अवेयरनेस फैल रहा है, फिर भी चाइल्ड सेक्स रेशियो कैसे गिर रहा है. इसका एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि विथ मॉडर्न times every family is going for more and more or better and better family planning. They are going to have lesser number of kids. Earlier there was the concept of 2 kids were getting popular, then the concept of 1 kid or 1 child is getting popular. अभी इंडिया में लोग कितना भी पढ़ लिख लें, कितनी भी अवेयरनेस आ जाए, मेल प्रेफरेंस बहुत सारे समाजों में जाता नहीं है. वही दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट पैट्रियार्कल थिंकिंग. तो मेल प्रेफरेंस के कारण होता क्या है कि लोग पढ़ लिखने के बावजूद भी सोचते हैं कि अब हमें 1 या 2 ही बच्चा चाहिए, तो दे ट्राई टू हैव मेल चाइल्ड. अब पहला चाइल्ड अगर गर्ल हो गई तो दूसरा चाइल्ड तो चाहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए बॉय हो. तो
और जो परिवार सोच रहे हैं कि अब सिर्फ उनको एक बच्चा चाहिए, दे वांट टू हैव अ बॉय चाइल्ड। तो ये चीज़ें जो हैं, ये डिस्क्रिपेंसी को यही एक्सप्लेन करता है, ये कैसे पढ़ा लिखा समाज हो रहा है धीरे धीरे, फिर भी चाइल्ड सेक्स रेशियो कैसे घट रहा है। तो जवाब एक ही है कि पढ़ा लिखा होने के कारण लोग जो हैं दे आर गोइंग फॉर फैमिली प्लानिंग, लेस नंबर ऑफ किड्स। तो पढ़ा लिखा होना, लिटरेट होना और एजुकेटेड होना अलग बात है। लिटरेसी बढ़ रही है, नौकरी के तरीके बढ़ रहे हैं, रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं, लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, लेकिन एजुकेटेड अभी भी नहीं है शायद से। और इसीलिए जो पैट्रियार्कल थिंकिंग है, मेल प्रेफरेंस है, वो जा नहीं रही है। एंड सिंस दे वांट टू हैव लेसर नंबर ऑफ किड्स, दे आर गोइंग फॉर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। तो ये सब चीज़ों से चाइल्ड सेक्स रेशियो लगातार गिर रहा था और ये हैरत की बात थी। इट वाज अ मैटर ऑफ सरप्राइज आफ्टर दिस 2011 सेंसस कि ओवरऑल सेक्स रेशियो से चाइल्ड सेक्स रेशियो कम हो रहा है। मतलब पहले ज़माने से ज़्यादा अब फीमेल फिटिसाइड के केसेस हो रहे हैं। इसका मतलब तो ये निकल के आता है। तो इस कारण से इट वाज नीड ऑफ द आवर टू ब्रिंग एनी सच स्कीम विच कुड काउंटर सच निगेटिव ट्रेंड, डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो। और इसके लिए फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लाया गया 2015 में। दिस स्कीम इज ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ 3 मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्योंकि इसमें सिर्फ बेटियों को बचाने पे, उनके सर्वाइवल पे काम नहीं किया जाएगा, उनके हेल्थ न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दिया जाएगा, उनके ओवरऑल एजुकेशन स्टेटस पे भी ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए इन तीनों मिनिस्ट्रीज़ को साथ में लाया गया है ताकि ये कोऑर्डिनेट करके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, एज आई सेड, इज टू इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड देन इंश्योर देयर एजुकेशन एंड इंश्योर द बेसिक राइट्स अवेलेबल टू द गर्ल चिल्ड्रेन। तो इन सब कारणों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लाया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। आप देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो जो एक वक्त गिर करके 918 हो गया था, इट इंक्रीज अप टू 934 एज पर द डाटा रिलीज इन 2019-20 बाई हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अभी 2022 का सेंसस का रिपोर्ट आना बाकी है, फाइनल डाटा आना बाकी है, लेकिन 2011 सेंसस में जो 918 तक गिर गया था चाइल्ड सेक्स रेशियो, एज पर अनदर रिपोर्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट हैज़ इंक्रीज अप टू 934। गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ गया है सेकेंडरी लेवल पे। पहले गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो इन सेकेंडरी लेवल वाज ओनली 77%, इट इंक्रीज अप टू 81%। तो दैट इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव ट्रेंड सीन आफ्टर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो सर्वाइवल के अलावा एजुकेशन में भी पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं, एटीट्यूडनल चेंज देखने को मिल रहा है समाज में धीरे धीरे। जगह जगहों पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के इस तरह का जो स्लोगन्स लिखे रहते हैं, इससे अवेयरनेस देखा जा रहा है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जैसे मऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, इसको आप कोट कर सकते हैं अपने मेंस आंसर्स में। तो वहाँ पे मऊ डिस्ट्रिक्ट में सेक्स रेशियो एट बर्थ, या दूसरे शब्दों में कहें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो घट करके 694 हो गया था। और अब आफ्टर दिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इट हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली अप टू 951। तो ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। तो देखा जा सकता है कि जगह जगह पे एटीट्यूड भी बदल रहा है। ऐसे समाज जो बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल थे, वहाँ पे भी धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है आफ्टर दिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने फैसला लिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 2022 तक के लिए था, जब पहले लाया गया था तो इसको 2022 तक के लिए लाया गया था, लेकिन अब इसको आगे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी इसको ख़त्म नहीं किया जाने वाला है, इसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाए गए हैं। सो देयर आर न्यू गाइडलाइंस ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो पहले ये जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, इट वॉज मेनली इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 405 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे ये पैट्रियार्की ज़्यादा है या चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है, वहीं पे उन 405 डिस्ट्रिक्ट्स में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। लेकिन अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को पूरे इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है एज़ पर दिस न्यू गाइडलाइन रीच्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके अलावा एक नया टारगेट सेट किया गया है कि हर साल कम से कम 2 पॉइंट से हम इम्प्रूव करेंगे सेक्स रेशियो एट बर्थ। यानी कि अगर इस साल हमारा सेक्स रेशियो एट बर्थ है 934, तो अगले साल 936 करेंगे, उसके अगले साल 938 करेंगे। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि हॉस्पिटल्स में अंडर सर्विलेंस ऑफ प्रोफेशनल्स
जो बच्चों की डिलीवरी होती है उसको हम लोग 95% तक लेकर के जाएंगे। गर्ल्स का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बढ़ाने के लिए गर्ल्स को इंकरेज करेंगे खेलो इंडिया गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑल सच थिंग्स आर बीइंग एडेड न्यू प्रोविजंस अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके अलावा PCPNDT एक्ट को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। PCPNDT प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। ये PCPNDT एग्जैक्टली क्या है मैं थोड़े टाइम बाद आपको बताऊंगा। फिर से जीरो बजटिंग इन एडवर्टाइजिंग, ये क्या मामला है ज़रा समझो। 2021 में पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से रिलेटेड जो फंड है उसका 80% फंड तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग में चला जाता है, जगह जगह स्लोगन छपवाने में, नारेबाजी में, इंटरनेट पे या फिर रेडियो में ऐसे स्लोगन में या एडवर्टाइजिंग में चला जा रहा है। तो 80% पैसा खर्च कर रहे हैं हम लोग एडवर्टाइजिंग में। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है कि एडवर्टाइजिंग जो भी कर रहा है वो जीरो बजट, यानी कि उसमें कुछ खर्चा नहीं कर रहा है। मेन खर्चा इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में आपको करना है ऑन सम टेंजिबल एरियाज। गर्ल चाइल्ड को आपके पढ़ने लिखने में उनकी मदद कीजिए, उनको स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में उनकरेज कीजिए, उनको सेल्फ ट्रेनिंग में उसको ट्रेनिंग दीजिए, रादर देन सिर्फ नारेबाजी में पैसा खर्च नहीं करना है। तो नाउ जीरो बजट एडवर्टाइजिंग करना है। मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर हैज़ टू बी डन ऑन इन सम टेंजिबल एरियाज। उसके अलावा वन स्टॉप सेंटर्स, तो देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट में देयर इज़ वन स्टॉप सेंटर। जैसे कि चाइल्ड को लेकर के कल ही मैं बता रहा था कि देयर इज अ चाइल्ड केयर सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, वैसे ही विमेन के लिए है वन स्टॉप सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी डेस्टिट्यूट या अबैंडन्ड विमेन हैं उनके लिए ये वन स्टॉप सेंटर है। इन वन स्टॉप सेंटर्स में फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए एज पर दिस न्यू गाइडलाइंस रिलीज अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का एक गोल ये भी है कि PCPNDT एक्ट को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। तो क्या है PCPNDT एक्ट, उसको मैं आपको बता देता हूँ। इट स्टैंड्स फॉर प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट ऑफ 1994। सरल भाषा में कहें तो सेक्स सिलेक्शन के जितने भी मेथड्स हैं, यानी कि जो बच्चे होने वाले हैं उन कौन सा बच्चा हो, इस सिलेक्शन के जितने भी टेक्निक्स हैं उन सब पे बैन लगाया जाता है एज पर दिस एक्ट। तो देखो प्री कंसेप्शन यानी कि बच्चा कंसीव होने से पहले ही उसका सेक्स सिलेक्शन पे भी रिस्ट्रिक्शन है। कैसे कंसेप्शन से पहले कैसे सिलेक्शन किया जा सकता है, तो ठीक इसी तरीके से आप फर्टिलाइजेशन कराएं। ये सब टेक्निक्स हैं अवेलेबल साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में। फर्टिलाइजेशन इसी तरीके से कराएं कि सिर्फ और सिर्फ मेल चाइल्ड बने, वो होगा प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन। एक होता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, यानी कि एक बार फर्टिलाइजेशन नेचुरली हो गया उसके बाद आइडेंटिफाई करना कि ये गर्ल है या बॉय है, और गर्ल निकले तो फीमेल फिटिसाइड करना। ये होता है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। दोनों के दोनों एक्शंस, प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन या प्री नेटल सेक्स सिलेक्शन, दोनों ही इलीगल एक्टिविटी हैं एज पर दिस लॉ। और अगर कोई भी ऐसा करता है या कोई भी लैब या कोई भी डॉक्टर ऐसा करता है, अल्ट्रासोनोग्राफी करता है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्स सिलेक्शन ऑफ द फीटस, तो उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है अंडर दिस PCPNDT एक्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है और एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये जितना भी मैंने आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम पे बताया उसके मदद से आप इस मेंस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कल्चरल टूरिज्म कैपिटल ऑफ Shanghai Cooperation Organization SCO, and this topic is important for syllabus GS paper 2 international agencies point of view। सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। अच्छा चलिए, करंट न्यूज़ से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि SCO है क्या। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के 9 देशों ने मिल करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। दीज 9 कंट्रीज आर चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। अगर आप ध्यान से देखो तो मेनली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, रसिया है और चाइना है। इंडिया और पाकिस्तान को इसमें एंट्री मिली थी 2017 में। रसिया चाहता था कि इंडिया को एंट्री मिल जाए, तो फिर चाइना ने पाकिस्तान को भी एंट्री दिला दी। और इसके साथ ही पहले इसमें टोटल 6 मेंबर्स थे, फिर इंडिया पाकिस्तान की एंट्री हुई 2017 में, तो 8 मेंबर्स हुए। अब हाल फिलहाल में ईरान ने इसको ज्वाइन कर लिया, तो टोटल हो गए 9 मेंबर्स। उसके अलावा इसके 3 ऑब्जर्वर स्टेटस कंट्रीज़ भी हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। एंड देयर आर सम डायलॉग पार्टनर्स ऑल्सो लाइक आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की।
न्यूज़ ये है कि 8 तो परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ थे ही, इंडिया और पाकिस्तान ने जब 2017 में ज्वाइन किया तो टोटल 8 कंट्रीज़ तो थे ही। ईरान है ज्वाइंट SCO एज ए 9th फुल मेंबर कंट्री। ये जो SCO ग्रुपिंग है इस रीजन की, इसका मुख्य काम है आपस में एनर्जी या फिर ओवरऑल सिक्योरिटी या पॉलिटिकल कोऑपरेशन करना। तो ये 3 एरियाज़ में लोग कोऑपरेशन करते हैं। अभी 8 मेंबर कंट्रीज़ थे। SCO की जो अगली फॉर्मल मीटिंग होने वाली है 22nd मीटिंग दैट इज़ टू बी हेल्ड इन समरकंद उज्बेकिस्तान, वहाँ पे फॉर्मली ईरान को इसका मेंबर बना दिया जाएगा। ईरान को इसका मेंबर बनाया जाएगा, ऐसा 21st समिट यानी कि जो लास्ट ईयर समिट हुई थी उसी में फैसला ले लिया गया था कि ईरान विल बी 9th मेंबर ऑफ SCO। लेकिन ईरान को फॉर्मली ज्वाइन कराया जाएगा इन SCO इन द अपकमिंग समिट विच इज़ 22nd समिट ऑफ SCO दैट इज़ टू बी हेल्ड इन समरकंद उज्बेकिस्तान। ईरान के अलावा ईरान को तो मेंबरशिप मिली गई, बेलारूस हैज़ अप्लाइड फॉर मेंबरशिप ऑफ SCO, लेकिन अभी उसने सिर्फ अप्लाई किया है। उसको जब मेंबरशिप मिलेगी तो देखेंगे, उसको जब मेंबरशिप मिल जाएगी तो इट विल बिकम द 10th मेंबर ऑफ SCO। अब जरा ये देखते हैं, जब ईरान को ज्वाइन कराया जा रहा है SCO में तो आखिर क्या कारण है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इंक्लूजन ऑफ ईरान एज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ SCO। देखो, ईरान पिछले 15 सालों से SCO का एक ऑब्जर्वर कंट्री था, लेकिन इसको अब जा कर के ऐड किया जा रहा है। क्यों ऐड किया जा रहा है? क्योंकि SCO के जो 2 मेजर कंट्रीज़ हैं, इंडिया और चाइना, दोनों ही चाहते हैं कि ईरान को इसका मेंबर बनाया जाए। क्या है इंटरेस्ट इंडिया और चाइना का विथ रिस्पेक्ट टू ईरान, वो देखते हैं। देखो, ये जो रीजन है आप ध्यान से देखना, ये है ईरान, यहाँ पे है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ द Xinjiang province of China. Iran would be of course this side. I got slightly confused. ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर अभी मुद्दे पे आते हैं। We can have some other image. Yes, यहाँ देखिए, यहाँ है अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये है ईरान। ये पर्शियन रीजन में अगर कोई सबसे स्टेबल और पावरफुल कंट्री है तो वो ईरान ही है, ठीक है। अभी अफ़गानिस्तान तो पूरी तरह से डीस्टेबलाइज हो गया है लास्ट ईयर तालिबान के पावर में आने के बाद। अभी अफ़गानिस्तान जब से डीस्टेबलाइज हो गया तब से इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है कि अगर यहाँ पे तालिबानीज फिर से टेररिज्म को प्रमोट करने लगे, ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रमोट करने लगे, तो इट विल बी ए बिगर थ्रेट फॉर इंडिया। जैसे तालिबान पहले जब पावर में था 1990s में, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे टेरर एक्टिविटीज़ होती थी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या स्मगलिंग होती थी। इंडिया वो चीज़ दोबारा नहीं होने देना चाहता है। तो इस कारण से इंडिया ईरान के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करना चाहता है। और ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए, ताकि ईरान इस एरिया का एक स्टेबल कंट्री है और ईरान के साथ अगर हम बेहतर कोऑर्डिनेशन करेंगे तो ईरान की मदद से कुछ हद तक अफ़गानिस्तान में होने वाले टेरर एक्टिविटीज़ को हम रोक सकते हैं। तो इसी कारण से इंडिया वांटेड टू हैव अ गुड कोऑर्डिनेशन विथ ईरान, एंड दैट इज़ वाई इंडिया सपोर्टेड द आइडिया ऑफ ज्वाइनिंग ईरान as a full-time member of SCO, so that we can have understanding with Iran at SCO in order to stabilize Afghanistan. So you can say, in one line you can say Iran is major security provider in this Persian region, and since this region is disturbed because of rise of Taliban in Afghanistan, India wants Iran on board of SCO so that there could be some stability and peace in Afghanistan to prevent any type of cross-border terrorism, ड्रग इन्फिल्ट्रेशन और आर्म्स स्मगलिंग इन इंडिया फ्रॉम अफ़गानिस्तान रीजन। और ऐसा ही कुछ इंटरेस्ट चाइना का भी है। चाइना का क्या इंटरेस्ट है वो ज़रा समझो। ये जो रीजन है चाइना का, जो वेस्टर्न रीजन ऑफ चाइना, द फार वेस्ट रीजन ऑफ चाइना, इसको हम लोग कहते हैं जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। और यहाँ पे जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं चाइना के, उनको वो कहते हैं वीगियार मुस्लिम्स, वीगर मुस्लिम्स कहते हैं, वो वीगर्स मुस्लिम्स। ये जो वीगर मुस्लिम्स हैं, दे आर रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप, और ये लोग जो हैं यहाँ पे बहुत सारे टेरर एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, मतलब रेडिकल हैं। दे डोंट वांट द कंट्रोल ऑफ दिस मेन लैंड चाइनाज या फिर चाइनीज़, जिनकी सिविलाइजेशन पूरी तरह से अलग है। इनकी सिविलाइजेशन, इन वीगर मुस्लिम्स की सिविलाइजेशन इन बाकी चाइनीज़ की सिविलाइजेशन से मिलती नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चाइना का ज़्यादातर पॉपुलेशन इस ईस्टर्न कोस्ट पे बसा हुआ है। बीच में तो डेजर्ट है, तो ईस्टर्न कोस्ट पे जो ज़्यादातर पॉपुलेशन बसा हुआ है, इनकी जो सिविलाइजेशन है और ये वीगर मुस्लिम्स की सिविलाइजेशन में काफ़ी अंतर है। और वीगर मुस्लिम्स बहुत बार रेडिकलिज्म को प्रमोट करते हैं, कुछ कुछ टेरर एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो अब चाइना क्या चाहता है, आप देखो, तो वीगर रीजन, ये जिनजियांग रीजन ये हुआ चाइना का, ओके।
अब चाइना जो है इतने दूर से तो इस वीगर रीजन को पूरी तरह से कंट्रोल कर नहीं सकता, तो अब चाइना चाहता है कि ईरान के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन डेवलप किया जाए ताकि इस वीगर रीजन में इस जो जिनजियांग रीजन है उसमें एक स्टेबिलिटी बनाई जाए जहाँ पे वीगर मुस्लिम्स रहते हैं। मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। इंडिया चाहता है कि ईरान को लाया जाए ताकि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी बनी रहे। चाइना चाहता है कि ईरान को लाया जाए ताकि इस जिनजियांग रीजन में वीगर मुस्लिम्स पर थोड़ा कंट्रोल बनाया जा सके, क्योंकि ईरान इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्री इन दिस पर्सियन रीजन। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक रीजन। दोनों ही देश, इंडिया और चाइना, जो दो मेजर कंट्री हैं एससीओ के, दोनों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं ईरान से। इंडिया का पहला इंटरेस्ट ये है कि ईरान के साथ हम बना रहे हैं यहाँ पे चाबहार पोर्ट, और चाबहार पोर्ट बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि वी कैन गेट डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो यहाँ से हमारी मुंबई पोर्ट से शिप्स निकलेंगी चाबहार पोर्ट, और चाबहार पोर्ट से फिर हम रोडवेज़ बना करके इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे हमें एक्सेस मिल सकता है, विच आर एनर्जी रिच कंट्रीज़। हमें इससे फ़ायदा क्या हुआ कि वी नीड नॉट टू मूव वाया पाकिस्तान टू रीच दिस सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान के थ्रू अगर एक्सेस हम लेने की कोशिश करते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, तो आज एक्सेस मिलेगा, कल होकर के पाकिस्तान जब कभी भी कुछ हॉस्टिलिटी होगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा, पाकिस्तान वो एक्सेस काट देगा। तो ये फॉर एग्जांपल तापी पाइपलाइन आपने ज़रूर सुन रखा होगा, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, उसको आज तक पाकिस्तान ने सक्सेसफुल होने नहीं दिया। आईपीआई पाइपलाइन आपने ज़रूर सुन रखा होगा, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, पाकिस्तान उसको सक्सेसफुल होने नहीं दिया। तो मुद्दा यह है कि अगर कोई भी एक्सेसिबिलिटी, ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है, इट इज़ रिच इन एनर्जी, कोल हो गया, यूरेनियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसमें रिच हैं ये। अगर इनको हम इन एरियाज़ में हम एक्सेसिबिलिटी चाहते हैं, बट नॉट वाया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू एक्सेसिबिलिटी लेने का मतलब है उस एक्सेसिबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है। तो हमें ईरान के रूप में एक अच्छा दोस्त चाहते हैं हम लोग, ताकि ये जो चाबहार पोर्ट हम बिल्ड कर रहे हैं ईरान के साथ, तो वो स्मूथली बिल्ड हो जाए, और फिर यहाँ से हम रोड बना करके इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी हमें मिल जाए बाईपासिंग पाकिस्तान। तो दिस इज़ इंडियाज इंटरेस्ट। वहीं चाइना का इंटरेस्ट भी ऐसा ही कुछ है। चाइना चाहता है कि वेस्ट एशिया में अपना वो इन्फ्लुएंस बढ़ाए, और इसीलिए चाइना ने लगभग $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है ईरान में। चाइना इज स्पेशली इंटरेस्टेड इन सम ऑफ द नेचुरल गैस फील्ड ऑफ ईरान, जैसे कि फरजाद बी गैस फील्ड इन द पर्सियन गल्फ ऑफ ईरान। इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट नेचुरल गैस फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे चाइना इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अब ध्यान से समझ रहा आप मेरी बात, इंडिया और चाइना दोनों के ही इंटरेस्ट ईरान को लेकर के मैच कर रहे हैं। पहला सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लेकर के, इंडिया चाह रहा अफगानिस्तान स्टेबल रहे, चाइना चाहता है जिनजियांग स्टेबल रहे, और दूसरा इंटरेस्ट हमारा मैच कर रहा है एनर्जी इंटरेस्ट को लेकर के। इंडिया चाहता है कि हमारी एक्सेसिबिलिटी बन जाए सेंट्रल एशिया तक बाईपासिंग पाकिस्तान, और चाइना चाहता है कि उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले इन डिफरेंट गैस फील्ड्स ऑफ ईरान, जैसे कि फरजाद बी गैस फील्ड एंड ऑल, ताकि एक उसको एनर्जी सिक्योरिटी मिल सके। क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों के दोनों ही एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री हैं, जितनी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी कम हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सिचुएशन है वो एक जैसी है, एंड दैट इज़ वाई बोथ ऑफ अस आर लुकिंग टुवर्ड्स ईरान विथ अ प्रोस्पेक्टिव आइज ऑफ गेटिंग बेटर रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। और इसी कारण से हमने ईरान को फुल टाइम मेंबरशिप देने का फैसला कर लिया एट एससीओ, एंड दीज टू आर द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज एट एससीओ। तो ये जो कहेंगे वो होगा। इनके अलावा रसिया भी पावरफुल है ऑफ कोर्स। देखिए, ये जो एससीओ में से रिलेटेड अब एक दूसरी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको देखते हैं। एक न्यूज़ तो थी ईरान को फुल टाइम मेंबरशिप देना एट एससीओ। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वाराणसी टू बी डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। तो एससीओ में एक नया इनिशिएटिव लिया गया है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन मेंबर कंट्रीज से एक साल के लिए एक कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया जाएगा। ये इनिशिएटिव इसी साल से लिया गया है। तो सबसे पहले वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है एज कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। कैसे देश चुना जाएगा कि कौन से देश का सिटी चुना जाएगा फॉर कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, उसका फैसला होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंसी। तो जिस देश के पास भी चेयरमैनशिप रहेगी एससीओ की, उस देश के एक सिटी को कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल की तरह चुना जाएगा। तो 2022-23 के लिए इंडिया के पास चेयरमैनशिप होने वाली है एससीओ की, यानी कि 2023 में इंडिया होल्ड कराने वाला है मीटिंग ऑफ एससीओ
हेड ऑफ द स्टेट्स, और इसी कारण से इंडिया के एक सिटी को चुना गया है आज कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO, एंड दैट सिटी इज़ वाराणसी। ये जो नया इनिशिएटिव लिया गया है SCO के अंतर्गत फॉर चूजिंग कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO, इससे SCO कंट्रीज़ के बीच में बेहतर पीपल टू पीपल टाइज या कल्चरल इंटरेक्शन बढ़ेगा, उसके अलावा टूरिज़्म को भी प्रमोशन मिलेगा। तो हो सकता है कि SCO देश के कई सारे जो टूरिस्ट हैं वो वाराणसी घूमने आए और इससे टूरिज़्म को फ़ायदा मिले। इस जो भी मैंने डिस्कस किया चाबहार पोर्ट का जो सिग्निफिकेंस मैंने बताया, बाईपासिंग पाकिस्तान वाइल एक्सेसिबिलिटी टू सेंट्रल एशिया, इस पे सीधा सीधा UPSC ने 2017 में प्रीलिम्स में सवाल पूछा था। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिलेबस GS पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम एजुकेशन सेगमेंट। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये रैंकिंग फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती रही है सिंस 2015, जिसमें हमारे देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी जाती है अलग अलग कैटेगरीज में। ये रैंकिंग इसलिए दी जाती है ताकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक कंपटीशन की भावना बढ़े, हेल्दी कंपटीशन की भावना बढ़े, और वो सब अपना अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करें। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसको मेनली 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। इसमें पहला तो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, तो कितनी बढ़िया पढ़ाई हो रही है ऑफ कोर्स। दूसरा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, तो जितने रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे। तीसरा ग्रेजुएशन आउटकम्स, कितने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं इन कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटी से। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, कितने अलग अलग एरियाज़ के लोगों को इन्होंने एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं, दैट इज़ इंक्लूसिविटी। एंड पीयर परसेप्शन, कि बाकी सारे कॉलेजेज या इंस्टीट्यूशंस इनके बारे में क्या सोचते हैं, तो ओपिनियन भी मैटर करता है। उसके बेसिस पे भी दैट इज़ ऑल्सो वन पैरामीटर फॉर गिविंग रैंक अंडर दिस नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। अगर ओवरऑल रैंकिंग देखी जाए, देखिए, एक तो रैंकिंग दी गई है अलग अलग फील्ड में, जैसे कि रिसर्च में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, मैनेजमेंट में, तो अलग अलग फील्ड में फिर रैंकिंग दी गई, लेकिन ओवरऑल भी रैंकिंग दी गई है। ओवरऑल अगर रैंकिंग देखी जाए तो सबसे ऊपर है IIT मद्रास, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फिर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, एंड देन एम्स दिल्ली। तो ये है टॉप 10 के ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो किसी कैटेगरी में नहीं, इन जनरल ये टॉप 10 हमारे देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। और अगर अलग अलग कैटेगरीज में देखे जाए, जैसे रिसर्च कैटेगरी में IISc इज एट द टॉप, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास इज एट टॉप, मेडिकल में एम्स इज एट टॉप, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद इज एट टॉप। देखो, ये सब रैंकिंग आपको रटनी नहीं है, लेकिन मैंने खाली आपको बताया ताकि आपको NIRF क्या है वो जानना चाहिए, और इसके अलावा मोटा मोटा आपको जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहिए कि कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं और अलग अलग फील्ड में कौन से अच्छे हैं। तो ये तो हो गया जनरल कैटेगरी में ये टॉप पे, अगर अलग अलग कैटेगरीज में ये फिर टॉप पे। अगर सिर्फ कॉलेजेस की बात की जाए तो मिरांडा हाउस इज़ द बेस्ट, फॉलोड बाय हिंदू कॉलेज, देन प्रेसिडेंसी कॉलेज। सिर्फ कॉलेजेस की रैंकिंग दी जाए तो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देखी जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज एट टॉप, फॉलोड बाय JNU। अगर नॉर्थ ईस्ट से बात की जाए तो बेस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, विच इज़ रैंक्ड एट 36th, which is best ranked university in entire northeast. The next article is about Namsai Declaration. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो this article is related to Assam Arunachal border dispute. असम और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है लगभग 804 किलोमीटर लॉन्ग है, लेकिन ये जो बॉर्डर में कई सारे रीजन में डिस्प्यूट्स हैं। डिस्प्यूट इज विथ रिस्पेक्ट टू अबाउट 3648 स्क्वायर किलोमीटर लैंड which is in the plain area of Balipara and Sadia foothills of Darang and Lakhimpur district of Assam. कैसे ये डिस्प्यूट शुरू हुआ वो देखेंगे। देखो, ये टोटल डिस्प्यूट जो है 123 विलेजेस में है। ये डिस्प्यूट होने के पीछे कारण ऐसा है कि एज पर अ रिपोर्ट कैसा है कि सम लैंड वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू आसाम, लेकिन लैंड ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ के जो ट्रेडिशनल लोग हैं उन्होंने कहा कि ये जो लैंड ट्रांसफ़र हुआ है ये सही तरीके से या लीगल तरीके से नहीं हुआ, इसलिए इस लैंड ट्रांसफ़र को हम लोग नहीं मानेंगे। अरुणाचल प्रदेश का क्लेम करना है कि दैट लैंड दैट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अरुणाचल टू आसाम दैट वाज डन विदाउट कंसल्टिंग द ट्राइब्स ऑफ द लोकल एरिया एंड विदाउट फॉलोइंग देयर ओपिनियन, और वहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनका कस्टमरी राइट्स एक्चुअली उस लैंड के ऊपर, इसलिए ये जो ट्रांसफ़र है ये वैलिड नहीं माना जा सकता। तो ये लेकर के मिला जुला करके पूरा डिस्प्यूट हो गया
कि लैंड ट्रांसफ़र किया गया. The border dispute started in 1951 when the land was transferred, but later on it was disputed by the अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की यहाँ के ट्राइब से पूछे बिना ट्रांसफ़र किया गया, इसलिए हम इस ट्रांसफ़र को वैलिड नहीं मानते हैं. तब से ये डिस्प्यूट चल रहा है. 123 विलेजेज में छोटे छोटे लैंड एरियाज़ हैं जो डिस्प्यूटेड हैं. अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ ये निकल के आई है कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने लगभग 37 विलेजेज में जो भी लैंड डिस्प्यूट्स थे उसको रिजॉल्व कर दिया है. तो अब 123 से घट करके नंबर हो गया है 86 ऑफ दोज विलेजेस जहाँ पे लैंड डिस्प्यूट अभी भी है. जो रिसेंट डिक्लेरेशन किया गया है जिसकी मदद से लगभग 37 विलेजेस में लैंड डिस्प्यूट्स को ख़त्म किया गया है. इस डिक्लेरेशन को नाम दिया गया है नामसाई डिक्लेरेशन. तो इस नामसाई डिक्लेरेशन नाम को आप याद रखना फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इट इज़ नेसेसरी. यहाँ जो लिखा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इट इज़ नॉट नेसेसरी इफ़ दे आर इन्वॉल्व इन सीरियस क्राइम. ऐसा नहीं है. इफ़ दे आर इन्वॉल्व इन सीरियस क्राइम येट उनका इवेल्यूएशन करना जरूरी है कि दे शुड बी काउंटेड एज जुवेनाइल और एन एडल्ट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट सेकंड स्टेटमेंट इज राइट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सेम स्टोरी फॉर ईयर. पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि देर इज़ नॉट यूनिफॉर्म 2% ऑफ प्रीमियम. अलग अलग के लिए अलग अलग. खारीफ के लिए 2%, राबी के लिए 1.5, हॉर्टिकल्चर के लिए 5%. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट सेकंड इज राइट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. और अगर इसमें बात की जाए सब्सिडी को अरेंज करने की तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी फूड का है, फिर फर्टिलाइज़र का है, फिर पेट्रोलियम का है. तो करेक्ट आंसर इज 213. और सिंह पुरुष तो आरजी बरुआ साहब को सिंह पुरुष नाम से जानते हैं. तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.